सुबह करीबन 7:30 बजे 20 अक्टूबर 2006 को एक फोन कॉल आया। कहता आ गया भाई साहब के ऊपर, टुल्ले तेरे को बताया था कि मेरे से बदतमीजी मत करना। मैंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर एक डेड बॉडी ढक दी है। बड़ी मुश्किल से उसने हवलदार ने उसको खोला और देखता तो क्या है कि उसमें कटी हुई गर्दन एक लाश है। डेड बॉडी मिल गई थी, हाथ पाँव तो मिल गए थे, गर्दन कहाँ है। इतने में एक लड़का जो है कोई 20-22 साल का होगा था और वो मेरे कान के पास ना कहता कि सर जो आप जिसको खोज कर रहे हैं ना, तो वो ऑटो लेके जा रहा है कि जिसको भी मारता था उसको ये कहता था तू फाइल से गया। उसने कहा कि साहब करीबन 35 साल का आदमी होगा और सांवला सा रंग है और उसकी भाषा से लग रहा था कि बिहार का रहने वाला है। एक 25 अप्रैल को फिर कॉल आती है, मैं किए हूँ 2003 में मर्डर किए थे, तो ये चीज़ें लिखी हुई तो इसका मतलब पुराना क्रिमिनल है। और इसमें एक और हो गया था कि उसके हाथ पैर और गर्दन तो काट रखी थी, लिंग भी काट रखा है। टाइकंडो टाइप का खेलते हैं जिसमें बीच में चेन होती है, दोनों तरफ लकड़ी होती है, उसको गले को ऐसे बांध करके और मैंने गर्दन को काट। इसका मारने का जो तरीका होता था, सबसे पहले दोस्ती करता था तो कहता मैं एक चांस दिया करता था। डेड बॉडी पार्ट मिलना क्या है, इसने डालने कैसे साबित करोगे। वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। आज हमारे देश में क्राइम काफ़ी इंक्रीज हो गया है। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो हर तरह के क्राइम में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं रिटायर्ड एसीपी मिस्टर SS यादव, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में काफ़ी साल सर्विस किया। उससे पहले एयरफोर्स में भी उन्होंने सर्विस किया था। और इस पॉडकास्ट में आज हम उनसे डिस्कस करेंगे बॉलीवुड की कुछ मूवीज़, किल, सेक्टर 36, मिर्ज़ापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, CID, इन सब मूवीज या सीरियल्स का यूथ पे, हमारी सोसाइटी पे किस टाइप का इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा हम लोग पुलिस के पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे कि पुलिस की सर्विस करते हुए हमें लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस निकम्मी है, पुलिस नाकारा है, बट उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग इस एस्पेक्ट को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट हमें पता चले कि पुलिस जो हमें लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली दे आर द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। हमारे जुडिशरी में, हमारे पुलिस सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। और हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में भी इन डिटेल समझेंगे कि क्रिमिनल का माइंडसेट कैसे काम करता है और अगर हम उस क्रिमिनल माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा पाए तो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस, वो रिसेंटली द बुचर ऑफ दिल्ली नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है उसमें भी फीचर हुए थे। सो उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, समझते हैं पुलिस की पूरी लाइफ, उनके चैलेंजेस और उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में। सो इन सब टॉपिक्स पे हम इन डिटेल बात करेंगे। पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गोइंग लाइव इन 3, 2, 1। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद सर। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी पोस्ट रिटायरमेंट, आपने अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस फील किए हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सो क्या क्या चेंजेस आपने फील किए हैं? निश्चित रूप से जो पहले सर्विस के दौरान में ब्यूजीपन था, हाँ। वो ब्यूजीपन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैंने अभी अपने आप को चेंज कर लिया है। अच्छा। एक तो मैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, दूसरा मैंने गांव में जाकर के सामाजिक कार्य और पौधारोपण का कार्य भी मैंने किया है, जिससे मेरा समय अब ठीक चल रहा है। इसके साथ साथ में जो पुराने मेरे दोस्त हैं या पुराने मेरे माता हैं, वो कभी कभी मुझसे पूछते रहते हैं कि किस तरह से तफ्तीश करनी चाहिए, किस तरह से उनको अरेस्ट करनी चाहिए या क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं उनकी सहायता भी करता रहता हूँ। सर, सो आप नेटफ्लिक्स के शो इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली में भी फीचर हुए थे, तो उस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। ये केस 2006 का है और एक बहुत ही सनसनीदायक केस था ये इसको हम सीरियल किलर वाला केस भी कह सकते हैं। 2006 में जब मैं, उस समय मैं हरिनगर में पोस्टेड था एज ए इन्वेस्टिगेशन अफसर। मेरे SHO उस टाइम पर होशियार सिंह जी थे। होशियार सिंह जी और मैं दोनों का अच्छा तालमेल था और सुबह करीबन 7:30 बजे 20 अक्टूबर 2006 को एक फ़ोन कॉल आया, जिस टाइम पर ड्यूटी अफसर SI बालकृष्ण साहब थे। उनके पास में वो फ़ोन आया और फ़ोन आते उन्होंने, जो फ़ोन करने वाला था उसने गाली गलौज देना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि माँ बहन की भी गाली दी।
और ये भी कहा कि अरे ओ ठुल्ले तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं करते हो। मैंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर एक डेड बॉडी ढक दी है और तुम्हारे वो 2 ठुल्ले घूम रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन 2 घूमने वालों की बात मैं बता दूं कि जिस दिन, उससे कुछ दिन पहले ही अफजल गुरु की फांसी की सजा कैंसिल हुई थी और उसके लिहाज से बीजेपी उस टाइम पर अपोजिशन पार्टी में थी और वो वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आने वाले थी 20 अक्टूबर 2006 को। तो हम क्या करते हैं, जब पुलिस स्टेशन में होते हैं तो पहले ही हम हमारे जो सिपाही होते हैं, हवलदार होते हैं, एसआई होते हैं, उनको लगा दिया जाता है ताकि प्रोटेक्शन के लिहाज से, या कोई आदमी ऐसी चीज़ बम टाइप का ना रख दे या कोई ऐसी चीज़ ना रख दे, इसलिए हमने 2 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात किए हुए थे। उसके बाद में एएसआई बालकिशन ने भी, जब वो फ़ोन आया गाली गलौज का, तो निश्चित रूप से बालकिशन साहब ने उनको गाली देना स्टार्ट किया। जब गाली देना स्टार्ट किया तो उसने फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर बाद में अगेन फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन 100 नंबर पर कॉल आती है कि मैंने हरिनगर थाना के ड्यूटी अफसर को कॉल किया था और बताया था कि डेड बॉडी वहाँ एक रखी हुई है और उसने मुझे गाली गलौज की है। अब बालकृष्ण को ये 100 नंबर कॉल आ गई, कंट्रोल रूम के पास रूम से आई वो कॉल, तो उससे वो सचेत हुआ और उसने हेड कांस्टेबल जो तिहाड़ जेल के ऊपर ड्यूटी था उनको फ़ोन किया, यार जाकर देखो ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई चीज़ रखी हुई हो। अच्छा, पहले वो कोई प्रैंक कॉल समझ रहे थे कि कोई ये सोच रहे थे कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, इस तरह सोच रहे थे। वहाँ जब पहुंचे हैं, वो हेड कांस्टेबल को उन्होंने फ़ोन किया तो हेड कांस्टेबल वहाँ मौके पहुंचता है और देखता है कि एक टोकरी में बंधी हुई है, फल वाली टोकरी थी और फल वाली टोकरी में उसको बहुत टाइट रस्सी से बांध रखा था। बड़ी मुश्किल से उसने, हवलदार ने उसको खोला और देखता तो क्या है कि उसमें कटी हुई गर्दन एक लाश है और उसने वापस उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे गर्दन कटी हुई लाश है वहाँ पर। तो सबसे पहले कॉल के ऊपर जो इमरजेंसी अफसर होता है, वो थानेदार रैंक का या एसआई रैंक का होता है, वो पहुंचता है। वो भी, उनको ड्यूटी दे दी गई, वो अपने रूट पर चले गए और एक एसएचओ की ड्यूटी होती है कि वो एसएचओ भी हीनियस कॉल के ऊपर, जो सीरियस कॉल होती है, उसके ऊपर पहुंचता है। तो होशियार सिंह साहब भी पहुंच गए और थाने वाले पहुंच गए, पीसीआर की गाड़ी पहुंच गई वहां पर। वहां जाकर देखते हैं कि एक टोकरी रखी हुई है और उस टोकरी पर एक टैग लगाया हुआ है। उस टैग में जब उन्होंने देखा टैग को, भाई ये क्या है, तो टैग में देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी और उन्होंने वो लेटर को, एक कागज चिट्ठी थी, उसको प्लास्टिक के उसमें से निकाला, एनवेलप में से, और उसको पढ़ने पर पता लगा कि उसने पुलिस को बहुत भद्दी गालियां दे रखी हैं और उसमें लिखा था कि अरे पुलिस वालों, तुम माँ बहन के, तुम हरामजादे हो, तुम बदमाश हो, तुमने कुछ नहीं किए हैं, मैं इस तरह से तोहफे भेजता रहूंगा। 2003 में मैंने तोहफा भेजा था, आप कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा जीजा सीसी, इस तरह की चिट्ठी लिखी हुई थी। वहाँ हमारे पुलिस वालों से थोड़ी गलती हुई, ये मैं स्वीकार करते हैं। और वो गलती ये हुई कि आप मानेंगे कि फिंगरप्रिंट एक बहुत अहम एविडेंस होता है। उस फिंगरप्रिंट को, वो जो प्लास्टिक का जो था थैली, जो एनवेलप था, उसमें फिंगरप्रिंट हो सकते थे, उस पे भी नहीं थे। तो एनवेलप के अंदर से जो पेपर निकाला गया था, चिट्ठी, उस पेपर पर फिंगरप्रिंट हो सकते थे। लेकिन वहाँ हमारे मौके पर पहुंचे हुए अधिकारियों की गलती रही या कर्मचारियों की गलती रही कि उन्होंने खोला और उसको फोटो स्टेट करने के लिए भिजवा दिया गया। मैं चूंकि इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज था, तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी मैं वहाँ पर पहुंचा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने पूछा कि वो चिट्ठी कहाँ है, तो मुझे बताया गया कि वो तो चिट्ठी तो हमने फोटो स्टेट के लिए भिजवा दी। तो थोड़ा सा गुस्सा तो आया कि क्योंकि अनुभव था, इन्वेस्टिगेशन में कमी हो चुकी थी, फिंगरप्रिंट मिलने के चांस नहीं थे। यदि उस टाइम पर, मैं तो ये कहूँगा, यदि उस टाइम पर हमें फिंगरप्रिंट मिल जाते तो हम खोज कर सकते थे और अगली 2-3 मौतें जो हुई थी वो नहीं हो पाती। लिहाजा वो कार्रवाई की गई, सारी जो तफ्तीशी कार्रवाई होती है, जिसमें ब्लड को सैंपल लिया जाता है, अर्थ कंट्रोल सैंपल लिया जाता है, कपड़े हैं देखा जाता है, मुआयना किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। इतनी देर में क्या हुआ कि एएसआई बालकृष्ण का मेरे पास में फिर फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे, उसका फिर दोबारा से फ़ोन आया है और उसने पूछा कि क्या किया रे तुमने। तो मैंने कहा, बालकृष्ण कहा था, आपने क्या कहा कि भाई मैं पूछ के बताता हूँ।
तो मैंने कहा यार ऐसा करना कि आप उससे वो बातों में लगाना और जितनी ज़्यादा बातें हो सकती हैं उससे बात करना और जो वो कहता है वो मानते रहना। तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि फ़ोन एक बार फिर आया और बालकृष्ण ने उसको फ़ोन उठाया। तो फ़ोन उठाने के बाद कहा कि हाँ भाई साहब क्या कर रहे हो रे, उसकी दबंग आवाज़ में कहा। इसने कहा भाई साहब कुछ नहीं, देख रहे हैं उसमें क्या काम रहा। कहता आ गया भाई साहब के ऊपर, ठुल्ले तेरे को बताया था कि मेरे से बदतमीजी मत करना। कहते भाई साहब मैंने आपसे बोला, अब तो भाई साहब बोल रहा है, जब तू बोल रहा था मेरे को भी गाली दे रहा था। ये कह करके उससे बातें में लगाया। तो कहता ठीक है तू कुछ नहीं कर पाएगा, आप अपने एसएचओ का फ़ोन नंबर दीजिए। बालकृष्ण साहब ने उसको एसएचओ का फ़ोन नंबर जो था होशियार सिंह साहब का, वो फ़ोन नंबर दे दिया। और उसके तुरंत बाद बालकृष्ण साहब ने मुझे फ़ोन किया कि साहब आपके कहने के अनुसार उसका फ़ोन आया था और मैंने उनको होशियार सिंह साहब का फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने कहा अरे भाई तूने तो बहुत गलती कर दिया, होशियार सिंह साहब का फ़ोन क्यों दे दिया, तुमने मेरा फ़ोन नंबर देना चाहता। कहते जी आप ही तो कहते हो कि जो मानने हो वो कहे वो मानना, और अब आप ये कह रहे हो कि आपका फ़ोन क्यों दे दिया। मैंने कोई बात नहीं, बात ये सी कि एसएचओ साहब अरेंजमेंट में बिजी रहेंगे और मैं इन्वेस्टिगेशन बिजी हूँ। मैं फ़ोन सुन सकता था, उनके पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आएंगे और वो फ़ोन का ध्यान नहीं देंगे। और हुआ यही। थोड़ी देर बाद में मैंने पहले होशियार सिंह साहब जी को जाके बताया कि सर ऐसे ऐसी बात है, यदि आपके फ़ोन पे फ़ोन आता है तो कृपया उसको मुझे तुरंत बताना, उसको बातों में लगाना। तो वो क्योंकि एसएचओ के पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते रहते हैं और अरेंजमेंट भी था, तो वो फ़ोन आते रहे तो उनको भूल गए होशियार सिंह साहब। और इस बीच में 10 मिनट 5 मिनट के बाद में फ़ोन आया, वो फ़ोन उन्होंने ऑन कर लिया, रिसीव कर लिया और बात करने लग गए। और उन्होंने मुझे दूर से इशारा किया कि ये फ़ोन उन्हीं का है। और वहाँ जाके मैंने पूछा फ़ोन नंबर कहाँ है, कहता मैं भूल गया। तो अब ये क्या हुआ था, अब मैंने कहा लंबी बात करो। तो वो बातें करने लगे, भाई क्या बात है, कैसे तू वो है। कहता आप कुछ नहीं कर दोगे, आप मुझे एडिशनल डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी साहब थे उनका नंबर दीजिए, आप कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने मेरे को बड़ा परेशान किया है। ये बात होकर के उन्होंने फ़ोन विमलेश मैडम एसीपी थी उनको भी बता रखा था, तो एसीपी विमलेश मैडम ने वो फ़ोन को लिया। अब मैं यहाँ खुल्ला कहता हूँ कि वो दोनों विमलेश मैडम भी होशियार सिंह साहब भी नरम दल के माने जाते थे, मैं गरम दल का मान जाता था। दोनों ने मीठे काफ़ी देर तक बात करती रही, हम नोट करते रहे क्या कह रहा है, किस तरह कह रहा है, क्योंकि हमें तो उसकी भाषा लेनी थी, वो क्या बोलता है, क्या शब्द को प्रयोग करता है, कौन सी तारीखें बताता है, ये चीज़ें हमें लेनी थी। तो वो बात करते रहे। आखिर में वो जब सब बातें खत्म हो गई तो उसके बाद में फ़ोन मैंने ले लिया और मैंने कहा अरे क्या बात है, तू क्या समझता है। कहता तू लगता है आईओ है, मेरे को ऐसे कहता है तू लगता है आईओ है, कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने गर्मी नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के दिखाऊंगा। तो उधर से आवाज़ आई कि मेरा चैलेंज है आपको, रे आपको चैलेंज मेरा, मैं पकड़े दिखा दे। फिर मैंने भी इस तरह से कहा मेरा चैलेंज है, इस तरह से वो फ़ोन कट गया। तो 2 फ़ोन तिलक नगर के पास एक पुलिया है, उसके पास में एसटीडी बूथ है, वहाँ पर हम भागे और जो लेटेस्ट फ़ोन आया था उसके ऊपर गाड़ी लेकर भागे हम वहाँ। तो वहाँ पर एक बाबू राम चौरसिया जो एसटीडी के देख रहे थे, उसने कहा सर वो तो आदमी अभी निकल गया थोड़ी देर पहले, मतलब हम लेट हो चुके थे, यदि हमें पहले फ़ोन मिल जाता तो हम हो सकता है पहले पहुँच जाते। उससे बाबूलाल चौरसिया से मैंने उनका हुलिया पूछा तो उसने कहा कि साहब करीबन 35 साल का आदमी होगा और सांवला सा रंग है, कद थोड़ा सा मध्यम सा है, दुबला पतला है और उसकी भाषा से लग रहा था कि बिहार का रहने वाला है। ये चीज़ें मैंने अपने जो शॉर्ट नोट होता है उसमें नोट की और हम अब मिल नहीं सकता था वो, और हम अपने वहाँ मौके पर फिर वापस आ गए। मौके पाने के बाद फिर वो लेटर की कॉपी थी वो भी हमारे पास में आ गई थी। उन लेटर की कॉपी में देखा तो जो बाबूराम चौरसिया ने बताया था कि बिहारी आदमी है, तो उसमें जो सेंटेंस लिखे हुए थे उनमें किए हूँ, मैंने मर्डर किए हूँ, कीजिएगा, इस तरह के वर्ड बिहारी लहजे के वर्ड उसमें आए हुए थे। और उसमें 2003 का एक मर्डर का जिक्र किया था। तो 2003 के मर्डर के जिक्र के लिहाज से मैंने 2003 का जो टाइमिंग लिखा हुआ था उस लिहाज से मैंने थाने में फ़ोन किया, या देखिए भैया इस तरह से बालकृष्ण जी देखिएगा कि क्या इस टाइम पर रिकॉर्ड में हमारे यहाँ हरिनगर थाने में कोई मर्डर केस दर्ज है। तो पता लगा कि 2003 में एक मर्डर केस था और इसी तरह से बांधा हुआ था, उसके हाथ पैर और गर्दन नहीं कटी हुई थी, लेकिन जो जिस गेट पर 3 नंबर बताया था 3 नंबर गेट पर ही मिली थी डेड बॉडी, और ये उसमें जिक्र था। ये होने के बाद में फिर
अब तफ्तीश जारी हुई, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मैंने भिजवा दिया था, और उसमें पोस्टमार्टम के से पहले जो मुआयना डेड बॉडी किया उसमें ये था कि उसके दाहिने हाथ पर अमित लिखा हुआ था, यहाँ एक शिव जी का गुदा हुआ था, और ये भी निशान उससे मेल डेड बॉडी थी। मेल डेड बॉडी थी। अब इन्वेस्टिंग करने में हमारे पास में एक तो मतलब इतनी बारीकी से करते हैं, बट टहनी वाली जो फ्रूट की जो टोकरी आई है, तो इस तरह की टहनियों वाली टोकरी कहाँ मिलती हैं? उसमें अखबार रखे हुए थे, अखबार पंजाब के वो थे, उनको फिंगरप्रिंट के लिए सीज किया गया। जो कपड़े मिले थे वो कितने उम्र के हैं, कितने थे, क्योंकि उसने क्या किया था, जो गर्दन कटी हुई थी उस गर्दन कटी हुई में पहले उसने कपड़े लगा रखे थे और कपड़े के बाद में प्लास्टिक लगा रखा था। तो एक तो टहनी वाली हर सब्जी मार्केट में की स्टार्ट हुई। एक 2003 का केस था, तो 2003 केस में उसने, क्योंकि फोन में आपको मैंने बताया था कि एडिशनल डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आपका नाम पूछा था, इसका मतलब, और गैंगवार लिखा हुआ था, मैं किए हूँ, 2003 में मर्डर किए थे, तो ये चीजें लिखी हुई, तो इसका मतलब पुराना क्रिमिनल है। तो हमने जो है नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी साहब से पूछना स्टार्ट कर लिया। इसके बाद में ऐसे क्रिमिनल्स जो 2003 में छूट के आए हो, क्योंकि मर्डर कोई करेगा तो 2003 के बाद छूटने के बाद में तो करेगा ना, इसका मतलब 2003 के से पहले वो जेल में नहीं रहा हुआ है। उसके बाद पैरामीटर्स हमारे आगे 35 ईयर्स को हम +30 -5 -5 लेते हैं कि भाई 30 साल का उम्र का होगा, या 35 का होगा, या 40 का होगा। हाइट का भी इस तरह से ले लेते हैं, रंग गेहुआ को हल्का सा रंग लेते हैं। इस तरह के प्रोफाइल को हमने देखना स्टार्ट किया। देखते देखते क्या हुआ कि समय बीतता जा रहा था, और फिर हमने नॉर्थ वेस्ट के इलाके का लिया। इसके साथ में एक वो मोडस ऑपरेंडी का ये तरीका लिया कि भाई ऐसे गर्दन काटने वाली लाशें कहाँ कहाँ मिली हैं, ये भी पूरी दिल्ली में देखना शुरू किया। तो हमें एक मैटर मिला, नॉर्थ वेस्ट में ही था, एक गर्दन कटी हुई लाश का और अंग का डालने वाला मामला था। इस तरह का वो केस वहां नॉर्थ वेस्ट मिला, तो एक लिंक बन गया। वो उसी से थोड़े दिन पहले का था। इसके बाद में जो है नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी साहब उस टाइम थे, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे को तो भाई मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ऐसे क्रिमिनल बहुत से आते हैं, मैं किसका क्या बताऊं, किससे क्या बात हुई होगी। फिर जाकर के वहां नॉर्थ वेस्ट के जो क्रिमिनल्स पुराने रहे हैं, 2003 में जेल से छुट्टे होंगे, उनको हमने देखना स्टार्ट किया। 2003 से 2006 तक का देखना, 35 ईयर्स वाला, सांवला रंग का, पत्ता वाला। तो हमें एक लड़का का पता लगा, संतोष नाम का लड़का था, जो शागरपुर में रहता था, शागरपुर का रहने वाला था, नोएडा में काम कर रहा था, और वो एक चीटिंग केस में नॉर्थ वेस्ट में बंद हुआ था। 2003 की वो जो डीट थी, उसके बाद मर्डर के बाद छूटा था। तो पहला तो हमने वो स्टार्ट किया, भाई ये हो सकता है, बड़े खुश हो रहे थे, भाई पकड़ लेंगे जल्दी जल्दी। खूब कोशिश की गई, आखिरकार वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उसने कहा कि जी मैं तो चीटर आदमी हूँ, मैं कहाँ मर्डर में से तो कोई चिड़िया भी नहीं मार सकता मैं। और वो कोशिश किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये देखना होता है कि आप कंक्लूजन में जाते हैं, तो उसको कहा कि तू प्रूव कर कि तू यहाँ पर नहीं था। उसने कहा जी मैं वहाँ पर मेरे अपने फर्म चला रखी है मैंने, और मैं वहाँ पर मेरे लड़कों को रखता हूँ, सामान सप्लाई काम करता हूँ, आप मेरे लड़कों से पूछ लीजिए। एक नंबर मेरा ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को देखा, CDR देखा, तो ये 7:30 पर कॉल थी, और चूंकि वो आदमी तिलक नगर मौजूद था, नांगल राया मौजूद था जो कॉल करने वाला था, तो उसको हमने देखा कि वो 7 बजे तो नोएडा में है। इसके साथ साथ में ये भी देखना होता है कि झूठ पता आदमी झूठ बोल रहा हो और वो मोबाइल फ़ोन छोड़ के आ गया हो। तो उनसे जो कर्मचारी थे उनसे पूछा कि भाई क्या आपका ये जो मालिक है क्या वहां पर था? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमारे पास में था। ऐसे कैसे कह रहे हो? कि जी 20 अक्टूबर का दिन है, दीपावली 2-4 दिन बाद में आने वाली थी, वो 4-5 दिन के बाद दिवाली थी, और हर कर्मचारी ये अपेक्षा करता है कि हमें मिठाई का डब्बा मिलेगा, कब मिलेगा। तो हम तो दिन और रात इनको हमारे मालिक को देख रहे थे, तो निश्चित रूप से यहीं पर ही था, लिहाजा उसको हमने ड्रॉप कर दिया साइड में। अब स्टार्ट हुआ 2003 के अंदर जेल में कौन कौन थे 2003 से पहले। 2003 से करते करते हमें 20-25 प्रोफाइल वाले इस तरह से लड़के मिले। उसने फोन में एक बात बताना भूल गया, फोन में ये भी कहा था उस हवलदार ने मुझे परेशान किया है, तिहाड़ जेल के हवलदार ने। तो तिहाड़ जेल का हवलदार का हमने देख लिया। 2003 से पहले वो हवलदार कहां पर था? वो जेल नंबर 3 में था। जेल नंबर 3 के प्रोफाइल हमने ले ली, तो हमारे पास जेल नंबर 3 का मामला आ गया, 35 साल वाला आ गया। इस तरह प्रोफाइल से हम देखना स्टार्ट किया। करते करते बीतते 6 महीने बीत गए।
आखिर में मेरा ट्रांसफ़र स्पेशल स्टाफ में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो गया था। जब मैं वहाँ स्पेशल स्टाफ में पहुँच गया तो क्या होता है कि एक 25 अप्रैल को फिर कॉल आती है कि इस तरह से मैंने डेड बॉडी को वहाँ डाल दिया है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो पूरे अफसरों में हड़कंप मच गया, पूरे दिल्ली पुलिस अफसर के वहाँ से चले। मैं भी वहाँ से अपने टैगोर गार्डन मेरा ऑफिस नया था, वहाँ से मैं वापस मैं हरिनगर पहुँचा। और बड़ा अजीब बताता हूँ कि जिस दिन जो हवलदार का नाम ले रहा था वो हवलदार उसी गेट पर ड्यूटी पर था और मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर भी जो टोकरी थी वो इधर से उधर नहीं थी। तो ये देख करके पता लग गया कि भाई हाँ इसका मतलब क्राइम तो उसने किया, प्लस में 100 नंबर पे कॉल कर रहा था। थोड़ी देर बाद में कोई आधा घंटे बाद उससे कार्रवाई हमारे इंस्पेक्टर दूसरे थे ओमवीर सिंह साहब जो मेरी जगह आ गए थे, उन्होंने तफ्तीश स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी देर में वहाँ से जाने वाला हो गया था कि इतने में कॉल आती है कि इस तरह से एक पैर है वो 30 जारी कोर्ट के सामने डला हुआ है। थोड़ी देर बाद में जो ही 30 जारी कोर्ट की तरफ हम मुड़े थे कि 10 मिनट बाद फिर एक कॉल आती है कि एक जो पैर है वो 30 जारी कोर्ट के बैंक के सामने डला हुआ है। उसके बाद में फिर इतनी आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर कॉल आई कि भाई हैदरपुर एक मंदिर के पास एक हाथ रखा हुआ है। 1.5 घंटे बाद फिर एक कॉल आया कि गाजियाबाद जो मंडी है वहां पर एक हाथ टोकरी में रखा हुआ है। वो केस दर्ज हुआ और वहां से डेड बॉडी को जो पार्ट्स मिले थे उनको सीज किया गया, पोस्टमार्टम लिया भेजा गया। तो हम इस लिहाज से उस टाइम तक डीएनए प्रोफाइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी और रिक्वेस्ट ये थी कि भाई इन सारे पार्ट्स के सैंपल्स लिए जाएं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। और मेरे वाले केस के तो हमने पहले लिवा लिए थे। 18 मई को फिर कॉल आती है। 18 मई को कॉल आई तो वहां भी क्या हुआ कि वो उसी जगह पर डेड बॉडी रखी हुई थी, वही टहनी का तरीका, वही कपड़े से पैक किया हुआ और करने के बाद में और वही हवलदार भी उसी जगह पर। तो ये बड़ा अचंभा लग रहा था ये क्या हो रहा है कि इस तरह से कैसा। लेकिन उसमें एक लेटर लिखा हुआ था और वो लेटर में फिर लिखा था कि भाई मैंने जो 20 अक्टूबर को 2006 को डेड बॉडी की थी और उनको हरामजादो दुष्टो तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारी माँ की बहन की ये कहते हुए उसने लिख रखा था। और ये 3 पेज का चिट्ठी थी और इसमें एक और हो गया था कि उसके हाथ पैर और गर्दन तो काट रखी थी, लिंग भी काट रखा था। तो मतलब और उसने कहा था कि इस तरह से तुमने मेरी नहीं मानी तो अगले तोहफे आपके पास में भेजता रहूंगा। अब मेरे ऊपर दबाव आ गया। मीटिंग हमारी हुई। मीटिंग हमारी होने के बाद सारी जो एजेंसीज थी जिसमें हमारे स्पेशल स्टाइल भी है, स्पेशल स्टाफ भी है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से स्टाफ हैं और इस तरह से एक तरह से कंपटीशन स्टार्ट हो गया इस केस को ओपन कौन करेगा। खैर ये होता रहा। तो फिर मीटिंग हुई रोबिन ईबू साहब के साथ में और सीपी साहब उस टाइम पर आए। मीटिंग में हुआ कि भाई इस टीम को सुंदर सिंह साहब की टीम ही काम करेगी और कोई भी काम नहीं करेगा। कितने दिन चाहिए आपको? मैंने कहा जी मुझे 3 दिन दे दीजिए। 3 दिन में यदि मैं ठीक कर सोल्व कर पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्वेस्टिगेशन मेरे से ले ली जाए। और लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है कि और कोई डिपार्टमेंट हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम तो रहते हैं वहाँ 50-100 आदमी और आके खड़े हो जाते हैं अफसर वाले। और वो नेचुरल बात है कि पुलिस की जो डील डोल होता है उससे पहचान हो जाती है और वो जो डील टाना होता है वो नहीं आता है। मेरे साथ में नरेंद्र पहलवान जी थे टीम में और उन्होंने कहा कि सर एक हमें लीड मिली है और अपन आज चलते। तो मेरे बैच में एक कौशिक साहब थे और नरेंद्र पहलवान और तीसरा मैं, हम तीनों सिविल में होकर के उनके साथ में चल पड़े। हम आज़ादपुर मंडी के पास में पहुंचे। आज़ादपुर मंडी में मुखबर जो मिला था हमें, उसने कहा कि साहब इस तरह से वो ऐसा हुलिये का आदमी ये डॉक्टर साहब के पास में आता है। जब हम डॉक्टर साहब के पास में पहुंचे तो उस टाइम पे एक पेशेंट बैठा हुआ था और हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा मिलना था आपसे। कहता ठीक है जी मैं पेशेंट देख लेता हूँ। वो डॉक्टर मतलब MBBS डॉक्टर नहीं था, RMP या BMS टाइप का डॉक्टर होगा। तो उसने उसको पेशेंट को तो भेज दिया और मैंने अपना आई कार्ड लेकर के मैंने कहा जी मैं स्पेशल स्टाफ फेस्ट ऐसे सुंदर सिंह हूँ और ये इन्वेस्टिगेशन में कर रहा हूँ। अब ये हमारा भाग्य कीजिए, समझ लीजिए कि उसी टाइम पर एक फोन आता है डॉक्टर के पास में। अच्छा। डॉक्टर के पास में फोन होने के बाद मैं, डॉक्टर साहब इधर बैठे थे, मैं सामने बैठा था, दिलीप कौशिक मेरे साथ खड़े थे, पहलवान नरेंद्र साहब खड़े हुए थे।
और वो डॉक्टर साहब ने जब फ़ोन उठाया था, फ़ोन उठाने के बाद में ये जो बातें मैंने जो कहा था कि मैं ऐसे स्टाफ से हूँ, और वो फ़ोन जब आया तो फ़ोन आते ही डॉक्टर साहब का फेस फीका हो गया। ये हमने नहीं देखा था, मैंने दिलीप कौशिक ने नहीं देखा था, लेकिन नरेंद्र पहलवान जो एसआई साहब थे उन्होंने उसको फेस दे लिया था। ज्वाइंट फोन उसका ड्रॉप हुआ और उसने नरेंद्र पहलवान उसके एक अच्छा तमाचा जड़ दिया। पहलवान का तमाचा आप समझते हैं, लगने के बाद बहुत परेशान हो गया वो। तो उसने कहा सर ये, उसने नरेंद्र पहलवान ने कहा ये उसी का फोन था ना? कहता हाँ सर उसी का फोन था। किसका? कहते ये नहीं जानता जी। तो दूसरा फोन नंबर बता, दूसरा नंबर फोन उसने लगा दिया। अब हमारे पास में एक और चीज अहम आ गई थी, लेकिन ये नहीं है हुआ था कि यही आदमी करने वाला था। हमें तो वो आदमी था वो जो वहां वारदात कर रहा है, हो सकता है ये अभी प्रिजम्पशन चल रहा है और केवल ये देख रहे हैं भाई ये आदमी हो सकता है। खैर इतने देर में पहलवान ने, उन सारों ने, हम तो साइड में रह गए, उस वो डॉक्टर साहब को उठा करके हमारे टैगोर गार्डन ऑफिस लेके आ गए। जब तक वहां हम टैगोर गार्डन पहुंचे तो डॉक्टर साहब का तो हुलिया ही चेंज हो चुका था। हमारे पुलिस वालों ने अच्छा उसको कार्य किया था, मेहमान नवाजी कर दी थी। हाँ मेहमान नवाजी कह सकते हैं हम हमारी भाषा में, जो पुलिस की भाषा होती है। तो वो कह रहा था कि अरे मुझे कोई सुन तो लो, मुझे कोई सुन तो लो, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो इतने में मैं उस जो हमारा इंट्रोगेशन रूम होता है उसमें पहुंचा तो कहता, उसने देखा कि हाँ बाप यही ऑफिसर होंगे। तो उन्होंने कहा सर मेरी कोई सुन नहीं रहा है और मैं बताने चाहता हूँ। मैंने कहा बता भाई। कह सर जिसको आप तलाश कर रहे थे वो आज शाम को 4 बजे आने वाला था और आप मेरे पास 3 बजे पहुंच गए थे। 3 बजे आपने मेरे को वहां से उठा लिया था और अब वो 4 बजे वो नहीं आएगा। तो कहता जी मैं फोन से बात करता हूँ और उसको बुला लेता हूँ। उसने उनको फोन मिलाया, फोन मिलाने के बाद उनकी बातें, अरे आप आए नहीं भाई? कहता सर भाई ममता जी को लेके आने थे, अब मैं यहाँ ममता जी वर्ड कर रहा हूँ, जो बाद में ममता जी वर्ड बताऊँ। तो उसको वो सामान्यतः उस आदमी की घरवाली को भाभी जी कहता था, लेकिन अब इसने इंडिकेशन दिया था या ममता जी अनजाने में बोला था, ये अभी नहीं कह रहा हूँ। तो वो उसका कहा कि ठीक है मैं कल 4 बजे आऊँगा, आज नहीं आ सका, कल 4 बजे आऊँगा। अब ये 18 तो जा चुकी थी, 19 तारीख का 3 दिन हमें मिल रहे हैं। 19 तारीख को साहब हम सारे के सारे ये खोज में हमारी टीम पूरी कि भाई आज तो पकड़ा जाएगा, इकट्ठे होकर के सारे के सारे, कोई किसी वेश में कोई किसी वेश में, और मैं भी अपना तहमल बांध करके और एक कुर्ता सा पहन करके पंजाबी के रूप में सा ऊपर एक गमछा बांध करके केले की रेडी लेकर मैं खड़ा हो गया। तो अब ये फिर अगेन में हंसी वाली बात थी कि वो एक बुजुर्ग आया, उसने कहा केला क्या भाव दे रहे हो? तो अब मुझे केले का भाव मालूम हो तो बताओ ना। तो उसने कहा तू ऐसे ढोल का ढोल खड़ा हुआ है कि बेचना है नहीं बेचना, नहीं बेचना था। उस टाइम पर लाइन ही बन रही थी मेट्रो वाली, ढोल ढाल बुरी हाल हो गई और 4-5 बज चुके। 4-5 बजते बजते देखा कि वो नहीं आया। नहीं आने के बाद फिर हम डॉक्टर साहब के पास में उसको ले गए तो आया नहीं। बोल नहीं जी उसका ना तो फोन आया नहीं है। मैंने कहा कुछ न कुछ आभास हो गया लगता है, वो नहीं आएगा। तो डॉक्टर से कहा कि यार तू बता, कहानी बता कैसे क्या होता है। बोला जी मुझे नहीं मालूम, एक बार मेरा भाई उससे मांगता था पैसे, उसने पैसे मांगे, पैसे मांगने पर मैं उसके पास में मेरे भाई को कहा कि उसने उनकी गाली गलौच होगी। मेरे भाई को जब वो लेके गया तो मैं भी पीछे चला गया। उसने अंदर कमरे में गया, उसने चाकू रख दिया और वो तो मैंने दरवाजा खुल गया था, मैं मार देता वो। तो उसके बाद छुड़ा दिया मेरा भाई, मैं चला गया। फिर उसके बाद में दोस्ती मैंने करी, दोस्ती करने के बाद में और अब मैं उसके साथ में उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट करता हूँ। कहाँ रहता है? कहता जी हैदरपुर में रहता है। तो हैदरपुर में कहाँ पर? ये गली नंबर या मकान चल के दिखा सकता हूँ। हम उस गांव के, मैं हैदरपुर में गए और वहाँ जा करके और उस गली में देखा तो वहाँ पर पता लगा कि उस घर में तो नहीं रहता है। उसके बगल वाले घर में ही, जो उसने बताया था कि लेडी उसकी वाइफ की है, पतली दुबली है, बिहार के रहने वाले हैं, सब्जी मंडी में काम करता है और वहाँ पे वो जो है उसकी 5 लड़कियाँ हैं। तो हमें उस आसपास के लोगों ने जब पता लगाया तो कहता जी इस घर में नहीं रहता है, दूसरे घर में रह रहा है और उसके 5 लड़कियां हैं, बिहार से रहने वाला है। अब करते करते हमने हमारा ट्रैप लगा दिया। ट्रैप लगाते रात के कोई 11-12 बजे वो रेडी लेकर के आदमी आया। 12-1 बजे आया तो उसको हमने बाहर से उठा लिया तो उसको वही हाल डॉक्टर साहब वाला उन्होंने कर दिया।
तो ले जा करके दूर ले जा करके पूछा कि नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो नॉर्मल आदमी, तो बिहार रहने वाला हूँ। तो हमने कहा तू चंद्रकांत है ना, क्योंकि हमें डोजर से उनसे फिर लिंक मिल गया था। तो चंद्रकांत है ना? कहता नहीं मैं चंद्रकांत झा नहीं हूँ, मैं तो मेरा नाम तो ये है। फिर हमने सोचा कि कहीं डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो हमने डॉक्टर से पहचान करा। डॉक्टर ने कहा नहीं ये तो नहीं है। तो फिर हमने डॉक्टर का साला को बुलाया, जो साला के साथ बात आती है, क्योंकि वो भी उसको जानता है। साले को बुला के दिखाया तो देखा तो बोले जी तो नहीं है। अब सोचा क्या करें। इतने देर में मेरे बैचमेट का मेरे पास फोन आया कि यार कहाँ हो। मैंने उस टाइम में झूठ बोला कि मैं तो मेरे गांव पालम में मेरे घर पे रह रहा हूँ। उसने कहा नहीं तुम तो यहाँ नहीं हो, तुम तो हैदरपुर हो। ये तुम्हें क्या मालूम मैं हैदरपुर हूँ? कहता क्या बात कर रहे हो, फोन नहीं मिले थे आपने? फोन का कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब जो ही वो फोन की कार्रवाई सुना तो मेरी टीम के लोग बिफर गए कि 3 दिन का टाइम हमें दिया गया था, इन्होंने इंटरफेयर क्यों किया। इस तरह से करके वो उनको मनाया मैंने। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर डीसीपी साहब के पास पहुंचे कि जी फ़ोन नंबर हमने दिए थे, वो फ़ोन नंबर हमारे को लगाने के लिए कहना चाहिए था, ये इन्होंने गलत किया है। डीसीपी साहब ने उनको धमकाया, फिर हमारी टीम ज्वाइंट बन गई। अब चूँकि वो भी ख़त्म हो गया था और मोबाइल फ़ोन का देखा गया। अब उसमें तो आप लगा लो कि भाई वो अलीपुर से और यहाँ तक या हैदरपुर से वहाँ तक कहाँ देखे। लास्टली हमने फिर निर्णय लिया कि भाई इसको स्टडी किया जाए, जो कॉल डिटेल्स आई हैं। और कॉल डिटेल्स को हमने एनालाइज किया तो वो अलीपुर से एक फ़ोन को कांटेक्ट बार बारी उनके द्वारा दोनों फ़ोनों से हो रहा था। हम अलीपुर पहुंचे उस घर में, वहाँ देखा तो एसटीडी का फ़ोन नंबर है। फिर हम उस घर में अंदर घुस के देखा तलाश करने के लिए। इतने में वो लेडी घर की मालकिन आ गई, तुम मेरे घर में कैसे घुसे, ये है शोर हो गया, पुलिस है पुलिस है। इतने में एक लड़का जो है कोई 20-22 साल का होगा था, और वो मेरे कान के पास में कहता है कि सर जो आप जिसको खोज कर रहे हैं ना, तो वो ऑटो लेके जा रहा है। तो हम उस ऑटो वाले के पीछे भगे। पीछे भगते 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 अलीपुर के खेतों के पास में जा करके उसको पकड़ा और कहा जी मैं नहीं हूं, मैं तो उस घर का मालिक हूं। मुझे तो पीछे किसी गांव वाले ने कहा तेरे घर पे पुलिस खड़ी हुई है, और मैं तो डर के मारे देख करके मैं भगता हुआ था। तो अगला वाला ये अगेन फेलियर हो गया। डॉक्टर के साले को हमने मेरी टैगोर गार्डन ऑफिस में बैठा रखा था। तो मैंने ड्यूटी ऑफिसर फोन किया, अरे ये गाली देते साला बैठा हुआ है यहाँ पर, इसकी मेहनबाजी कर रहे हैं हम, इससे पूछो क्या 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 करना है। क्या सर इसके पास में ना एक रेड़ा है, ठेला जिसको बोलते हैं, और उस पर इंजन लगा हुआ है। तो मैंने फिर क्या किया कि वहाँ 10-10 गलियां हमने लड़कों को बांट दी कि वे ऐसी जगह टोइए जहाँ पर रेड़ा खड़ा हो। वहाँ उनको लगाया। तो पहले मैंने त्यागी जी थे, वीरेंद्र त्यागी बहुत अच्छे काम करने वाले, नरेंद्र पहलवान भी अच्छा काम करने वाला है। वीरेंद्र त्यागी जी को मैंने कहा यार त्यागी साहब आप देखो ऐसे ऐसे रेड़ा है, और रेड़ा कहीं पर हो। तो फिर मैंने जो है उसको पहलवान जी को फोन लगाया, नरेंद्र पहलवान जी ऐसा ऐसा रेड़ा, कैसा रेड़ा, तो ये खड़ा हुआ। तो मैं किधर घुसूं? मैंने कहा जिधर रेड़ा खड़ा हुआ उस साइड के उसी घर के सामने खड़ा करो। तो वो फोन पे बात करते करते वो अंदर घुसे, अंदर घुसते उसने वो चंद्रकांत झा हो जिसका नाम बाद में पता लगा था, उसको उन्होंने पकड़ लिया थी। तो हलवा खा रहा है, ये पकड़ लिया मैंने। पड़ा चाटा पड़ते उसने कहा कि जी मुझे मारना मत, और मैं जो है आपको सब कुछ बता दूंगा। तो हम जाके देखा तो उसको मिल गया था। मैंने कहा हाँ क्या हाल है भाई? ये मैंने कहा आप बड़ा अजीब अचंबा मानेंगे कि आप सुंदर सिंह साहब हैं। उसने मेरे को कहा। मैंने कहा तू कैसे जाना भाई? कहता मैंने 2006 से आपसे बात नहीं की थी फोन पे, और ये नहीं कहा था कि मेरा आपको चैलेंज है। सर मैं हारा आप जीते। तो अब वो कहानी सुनाता है कि सर मैं जो है मधेपुरा का रहने वाला हूँ, और बचपन से मैं अड़ियल किस्म का बच्चा था। मेरी माँ और मेरे बाप जो है दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। मैं जिद करता था कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाऊंगा, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर था। लिहाजा मैं वहाँ से मधेपुरा छोड़ के अपने दोस्तों साथियों के साथ में आज़ादपुर मंडी आ गया। आज़ादपुर मंडी आया तो मैंने रेहड़ी सब्जी वाली लगना शुरू कर दिया। जैसे रेहड़ी शुरू कर दिया तो वहाँ मेरे से एक उगाही करने वाला आदमी, वो एसोसिएशन बना रखी थी, और एक पंडित नाम का आदमी था जिसने मेरे से कहा भाई पैसा दे तू। उसने कहा तेरे को पैसा क्यों दूं मैं? कहता मैं इस एसोसिएशन का हेड हूँ और हम पैसे को हमें खर्च करना पड़ता है। कहता खर्च कहाँ करते हो? इस तरह जिद्दबद्ध हो गई
और मैंने कहा मैंने उसको पैसा नहीं दिया। इस तरह से 3-4 लोग मेरे साथ हो गए और धीरे 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 पंडित के अगेंस्ट में लोग होना स्टार्ट कर दिए। पंडित ने एक हेड कांस्टेबल से मुलाकात की होगी और उस हेड कांस्टेबल ने जो है कहा कि भाई ये जो तुम्हारे एसोसिएशन का पैसा दीजिए। कहता जी आप पुलिस वाले क्यों बीच में आ रहे हैं? तो बात बीच में आ रहा हूँ, झगड़ा क्यों करते हो? खैर उनका झगड़ा हुआ आपस में, पंडित का उसका चंद्रकांत झा का। और चंद्रकांत झा ने के पास जो सब्जी काटने वाला चाकू था वो उसके चोट लग गई। पंडित के चोट लग गई तो पंडित के शार्प उसको खून आ गया, मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में वो इन्वेस्टिगेशन हवलदार को मिल गई। हवलदार की ने क्या किया कि वो उसको और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर दिया। पत्नी मारने में नहीं थी लेकिन मौजूद वहाँ पर थी, छुड़ाने में या ऐसी रही होगी, तो उन्होंने दोनों को अरेस्ट कर दिया। इट वाज ए बेलेबल केस, 324 IPC का था मामला, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनके कोई जमात नहीं मिल सके थे। दोनों जेल में चले, पति और पत्नी दोनों जेल में चले गए। थोड़े दिन के बाद में छूट के पुल में आ गया। ये कहानी को बता रहा है। और मैंने सोचा कि इस पंडित को मैं फाइल से हटाऊंगा। एक उसका बहुत तकिया कलाम कह सकते हैं कि जिसको भी मारता था उसको ये कहता था तू फाइल से गया। ये चंद्रकांत झा कहा करता था। तो उसने कहा कि तू फाइल से गया। अब ये दूसरा आदमी क्या समझेगा फाइल से गया? तो वो चंद्रकांत झा ने उस पंडित जी से दोस्ती की। इसका मारने का जो तरीका होता था, सबसे पहले दोस्ती करता था और उस दोस्ती के बहाने से उसको अपने कमरे पर रखता था और उसके बाद वो मारता था। वो मैं आगे बताऊंगा। चंद्रकांत झा ने उसको दोस्ती की, बहुत अच्छी दोस्ती होगी। और पंडित से दोस्ती होगी और पैसा भी लेना देना वाला भी स्टार्ट कर दिया। ये अपने गांव में गया चंद्रकांत झा और अपने माँ बाप को कहा कि मैं तो मेरी जो हिस्सा ज़मीन आती है वो बेच दो। उस जमाने में 96 होगा, 97 होगा, इस तरह से रहा होगा। उन्होंने वहाँ ज़मीन बेची और इसको 1 लाख 1.5 लाख रुपया हाथ लगा। ये लेकर के आज़ादपुर मंडी वापस आ गया और अब इसने उसको बहुत दोस्ती बनाने के लिए 1 लाख रुपया पंडित जी को चाहिए था। 1 लाख रुपया उसको दे भी दिया। और ये कहता है कि वो मेरे से पैसे ले रहा था लेकिन उसको ये नहीं मालूम था मैं इसको मारने वाला हूँ। लिहाजा उसको दोस्ती करते करते अपने कमरे में लाया और कमरे में ला करके मैंने उसको अपने साथियों के साथ मिल करके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, गर्दन काट दी, डेड बॉडी डाल दी और मार दिया। और हम ये वहाँ से भग गए अपने अपने क्षेत्रों में। और साथी लोग जो है पकड़े गए। पकड़ने के बाद में कुछ दिन बाद में मैं ही पकड़ा गया। पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैं भगोड़ा था। पुलिस ने मेरे ऊपर एक केस बताता है, वो अब वो सच्चा एक झूठ है वो बात अलग है, लेकिन उसकी कहना है कि मेरे खिलाफ में एक 307 IPC केस लगा दिया कि आपने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। और वो केस में एक तो वो मर्डर वाला केस चला और एक वो जो पुलिस वाला केस था वो पुलिस वाला केस चला। तो बताता है कि जब मैं 30 तारीख कोर्ट जाता था, मुलजिम पेश होता था, तो वहाँ में जज साहब कहता था कि साहब मैंने मर्डर किया है, बोलता था मैं, और मैंने ये केस नहीं किया है, मैंने फायरिंग नहीं की है पुलिस वाले पे। चलते चलते बात हुई तो मुझे मर्डर वाले केस में सबूतों के अभाव मुझे बरी कर दिया गया और मुझे जो केस मेरा झूठा था उसमें मुझे 3 साल की सजा दे दी गई। मैं 3 साल सजा में, ये 2003 से पहले का पीरियड था, मैं जेल नंबर 3 में गया। जेल में 3 में गया तो वहाँ पर जो हवलदार, जो नाम बता रहा था मैं, वो हवलदार मुझे परेशान करता था, टॉर्चर करता था, मुझे नाजायज परेशान करता था, काम के लिए लगाता रहता था, औरों को छूट दिया करता था, मुझे नहीं दिया करता था। ये करते करते मेरी उससे दुश्मनाई होगी। मैंने कहा देख लूँगा, तेरे को देखता हूँ। उसी दौरान प्रश्न आता है कि वो ये आदमी कैसे मारता है, क्यों मारता है। उसने बताया कि टोटली मुझे तो उसने 6 बताए थे, हालांकि बाद में उसकी तफ्तीश सभी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, तो उसने 32-33 आदमी टोटल अपनी लाइफ मारे थे। ये नेटफ्लिक्स में पिक्चर आई है, उसमें बता रखा उसने, मैंने कुल 32। और सभी दिल्ली में या फिर अलग अलग? नहीं, वो बिहार में पहले मारे थे, बिहार के बाद में फिर वो दिल्ली में आया था। दिल्ली की टोटल ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में 6 या 7 केस मिले थे। फिर कहता है कि जी आप चलो मैं दिखा देता हूँ आपको मैं जहाँ मारता हूँ। हम हैदरपुर कॉलोनी है, उसमें हमें वो लेके गया। उस कमरे में ले जाके दिखाया तो दीवार के ऊपर फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, डायरी में उसके फ़ोन नंबर लिखे थे, 1-2 लड़कों की फ़ोटो भी वहाँ पर थी, डेड बॉडी जो कोने में उसमें फाउल स्मेल आ रही थी, ब्लड की स्मेल लग रही थी, 2 चाकू रखे हुए थे और इस तरह से वो सामान भी वहाँ रखा हुआ था। तो उसने फिर बताया कि साहब मैंने जो है
पहला जो केस के बारे में बताया मैंने, यहाँ 3 आदमी मारे हैं और मैं अलग अलग जगह बता दूंगा। 3 आदमी मैंने इसी कमरे में मारे हैं। तूने मारे कैसे हैं? उसने कहा जी, और क्यों मारे हैं? उसने कहा जी एक लड़का था शेखर नाम का, और शेखर नाम का लड़का मेरे पास में जब मैं 2003 से पहले जेल में था तो वो भी किसी केस में कन्विक्ट होकर के उस जेल में ही आ गया था। हम दोनों साथ रहते थे, क्योंकि मैं मधेपुरा का रहने वाला था और वो मधेपुरा किसी गांव के रहने वाला था, बिहार के रहने वाले थे। दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोस्ती में अच्छा चलता रहा। उसको 1 साल सज़ा मिली थी, मेरे को 3 साल सज़ा मिली थी, और वो वहाँ से छूट करके और जेल से छूटा 1 साल की सज़ा होने के बाद। और उसको मैंने कहा भाई भाभी तेरी है, उसके पास में तुम जाते रहना, सामान आप वहाँ से देते रहना और सामान मुझे ला के देते रहना। अब वो चालाक निकला। वहाँ क्या किया उसने कि मेरी वाइफ के पास में जाए और उससे कंबल, पैसे, जो भी मजदूरी करके वो कमाती थी वो लेकर के आ जाए और कुछ खुद उसको खा पी जाए। और मेरे पास में भी आए मिलाई करने के लिए जेल में। मेरे द्वारा जो कन्विक्शन होता है उस आदमी को काम करने के पैसे मिलते हैं, वो पैसे भी ले जाए और ना उसको दे दे। इस तरह से 1 साल बीत गया। और 1 साल बीतते बीतते और मेरी वाइफ मेरे पास में नहीं मिलाई के लिए आ रही थी। जब वो दोबारा शेखर बंद होकर के और किसी केस में आ गया तो मेरी वाइफ मेरे से मिलने के लिए, मिलाई करने के लिए आई। तो मिलाई करने के लिए आई तो मैंने कहा कि रामजादी तू जो है किसी की दूसरे के साथ हो ली है और तू यहाँ। उसने कहा कि मैं दूसरे के साथ क्यों नहीं, तू बदमाश है, तू मेरे से पैसा मंगाता था, मैं तेरा दोस्त शेखर लेता। उसने कहा था कि मेरे पास मत आना, मिलाई करने के लिए नहीं आना। उसने कहा भाभी को मत भेजना। तो कहता नहीं, मैं तो उसको ये कंबल देती थी, सामान देती थी, पैसे देती थी, मेरे पास कुछ नहीं बचता था। ये कहता है साला मेरे साथ भी, मेरे से भी लेके गया है, वो तो पैसे लेके जाता था। अब मैंने शेखर को शाम को जो गिनती होती है उस टाइम कहा कि तू गया रे फाइल से। अब शेखर नहीं समझ पाया। 1 साल के बाद मैं भी निकला और वो भी निकला, दोनों निकल के बाहर आए। बाहर आने के बाद में इस कमरे पर, क्योंकि वो मेरे से उम्र में छोटा था, उसको मैंने एज ए छोटा ब्रदर रखा। छोटा ब्रदर रखते रखते वो आगे सोचने लगा कि भाई ये तो अच्छा बुद्धू है, मैं इसे पैसे खा रहा हूँ। और मैं कहता ये कितना बुद्धू है कि मेरे से पैसा खा रहा है लेकिन मरने वाला है। मैंने कुछ पैसे छोड़ दिए अपनी घर के ऊपर, उसने वो पैसे ठा लिए। तो मैंने कहा तूने चोरी की है? तो कहता भाई मेरी गलती हुई, नहीं तेरे को सजा दूंगा। और मैं उस कमरे में लेके आया। कमरे में मैंने उसके हाथ बांधे, पैर बांधे, और हाथ पैर बांधने के बाद में फिर मैंने कहा आज के बाद में नहीं करना। कहता भाई मैं नहीं करूंगा, और उसको मैंने छोड़ दिया। वो कहता मैं एक चांस दिया करता था, और चांस क्या दिया करता था कि उसको एहसास ना हो, मारने टाइम पर शोर ना मचाए, मारने सोने, इस तरह से मैं किया करता था। अगली बार मैंने फिर 100-200 रुपये छोड़े, उसने 100-200 रुपये फिर चुरा लिए, ये 3 दिन 4 दिन के बाद। और वो मैंने पैसे उस दिन छोड़े थे जिस दिन हवलदार ड्यूटी पर था, तो उस दिन छोड़े, उसने फिर चुरा लिए। चुराने के बाद मैंने उसको फिर कहा कि तूने फिर चुराए। तो सोचा कि भाई है इसी तरह बांध देगा, छोड़ देगा। मैं कमरे पे लेके गया, हैदरपुर वाला जो मैं कमरा बता रहा हूँ, तो उसमें मैं लेके गया। उसके हाथ बांधे, पैर बांधे, और गर्दन में एक नानचक होता है, नानचक है जो नेपाली लोग जो है ये ताइक्वांडो टाइप का खेलते हैं, जिसमें बीच में चेन होती है, 2 तरफ लकड़ी होती है, उसको गले को ऐसे बांध करके और मैंने गर्दन को उसको काट दी। और ये काटने के बाद में फिर जो है मैं लेकर के उसको यहाँ से अपने रात भर में उसको मैंने पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद में और फिर मैंने उसको 2003 में वहाँ डाल दिया। मैंने जो 2003 का जिक्र किया है वहाँ तिहाड़ जेल के पास में, गेट नंबर 3 के पास में। और उस टाइम पे ड्यूटी उसी हवलदार की थी उस टाइम पर। अब वो हवलदार ड्यूटी उस टाइम का हमें मालूम नहीं है ना, 2003 में तो खैर नहीं। मैं तो 2003 का किस्सा बता रहा हूँ। पहला केस जो बता रहा था वो दिल्ली का, पंडित के बाद में। पंडित का किस्सा बता चुका है, 2nd नंबर ये हो गया। जो अगला वाला केस था जो मेरे पास था 609/2006 का केस बाद में, उसने कहा अनिल मंडल उसका नाम था, अमित उसने लिखवा रखा था। तो मैंने हाथ इसलिए छोड़ा था कि अमित के ऊपर पीछे पड़ते रहेंगे, अनिल मंडल को ध्यान नहीं आएगा। तो अमित गर्दन है नहीं, पहचान होगी नहीं। तो उसने कहा कि मैंने कहा इसको क्यों मारा? तो कहने का मतलब वो जो किस्से बता रहा था वो क्या समझता था कि ये किस्से जो छोटे से जो काम होते हैं, गलत काम होते हैं, उनको भी वो बहुत सीरियस लिया करता था।
जो हम साधारण रूप में नहीं लेंगे उसको, लेकिन वो इन चीज़ों को बहुत बड़ा लिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये मेरे अनिल मंडल मेरे से पैसे लिए थे उसने, मैंने इससे पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद उसने कहा कि भाई मेरे पास अभी नहीं है। मैं गुस्सा हुआ, गाली गलौज किया, दोनों का झगड़ा हुआ। उसने क्या हुआ, रात में मेरी एक छोटी बच्ची थी, उसको उठा के लेकर के चला गया। मैंने फिर उससे मिन्नतें करी, भाई कहाँ है, पूछताछ किया, पता लगा कि भाई अनिल मंडल वहाँ पर है। मैंने कहा भाई यार बच्ची को दे दे, गलती हो गई। उसने बच्ची को मेरे को लौटा दिया। बच्ची लौटाते मैंने फिर उससे कहा कि तू फाइल से गया, और उसको फिर इसी तरह से मैं लेके के आया उस मकान के ऊपर। और सिमिलरिटी, क्योंकि अब वो बता ना, पहले ही हाथ बांधने से, पार बांधने से क्या हुआ कि वो चिल्ला नहीं रहा था। सेकंड टाइम पे पहली बार बांध दिया, सेकंड टाइम पे उसको बांधता था तो सोचता था इसी तरह छोड़ देगा, लेकिन सेकंड टाइम के बाद वो सेकंड में चांस देता ही नहीं था। और उसने उसको वही नानचक लगाया और गर्दन से काट दिया। अब गर्दन से काटने के बाद में उसने उसको पैकिंग किया। 2003 का किस्सा था, 2006 वाला जो मेरे पास इन्वेस्टिगेशन था उसकी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2003 की इन्वेस्टिगेशन दूसरे ने की थी, वो वही गाई बता सकता है। तो यहाँ से मैंने कहा कि आप उसको डेड बॉडी को आप जेल तक कैसे ले गए। उन्होंने कहा जी मैंने जो है उसको सबसे पहले पैकिंग की और मेरे रेहड़े में डाला। उसको रेहड़े में डालने का तो रेहड़ा थोड़ी दूर जाके खराब हो गया। आउटर रिंग रोड की बात बता रहा है वो। आउटर रिंग रोड के पास में जब मैं लेके गया तो वहाँ से रेहड़ा खराब होने लग गया। तो मैंने कहा डालना तो आज ही है, क्योंकि हवलदार वहाँ पर मौजूद ड्यूटी पर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा तो सजा तो उसको कहाँ मिलती, तो सजा तो हमें मिल रही थी। कहता मुझे ये नहीं मालूम था वो हवलदार पुलिस, दिल्ली पुलिस का है या जेल का हवलदार। मैं तो सोच रहा था पुलिस वाले सारे भाई ये बदमाशी कर रहा है, मुझे तो उसको परेशान करना है। उसने तो ये सोचा होगा कि अगर ड्यूटी उसकी है तो ड्यूटी उस पे आएगा, पुलिस वाला है, पुलिस वाले के खिलाफ में आएगी। तो वो कहता है मैंने उसको जो टोकरी थी उसको डीटीसी बस में रखा और डीटीसी बस में ला करके तिलक नगर उतारा। तिलक नगर से मैंने एक रिक्शा किया, रिक्शा घूम करके आया तो वो वहां के 2 सिपाही लगे हुए थे, हवलदार लगे हुए थे। उनके सामने ही मैंने उसको टोकरी को रखा, उनके सामने, वो दूसरे साइड में थे ले। और जो एटीएम बूथ था उस वाला जो कर्मचारी था कहीं गया था, और हवलदार मुझे पहचान नहीं पाता क्योंकि मैंने मुंह को ढांप लिया था। ये करके मैंने डेड बॉडी को वहां रख दिया। इस तरह से एक डेड बॉडी के बारे में बताया, दूसरी डेड बॉडी के बारे में बताया, तीसरी डेड बॉडी वाला केस होशियार सिंह साहब के पास में आता था और वो फोन करता था होशियार सिंह साहब को। वो जब भी डेड बॉडी करता था तो 100 नंबर भी कॉल करता था, होशियार सिंह साहब को भी फोन किया करता, क्योंकि होशियार सिंह मैंने बताया नरम दल के थे, वो पूछते थे, वो हमारी डिस्कशन हुआ करता था। दोनों तीनों केसों का आपस में बैठ के टीम में बात किया करते थे। तो उसने कहा कि यार तू आजा, पेश हो जा। कहता जी मैं आया, पेश होने के लिए आया। कैसे पेश होने के लिए आया? कहता जी मैं वहाँ डेड बॉडी के पास पहुंचा, मैं सारी पुलिस वाले खड़े, तुम क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते, तुम पहचान नहीं सकते, आवाज़ नहीं पहचानते। मैंने आपकी इस दिन की उतनी पुरानी आवाज़ को आज पहचान ली और तुम मेरी आवाज़ को नहीं पहचान सकते। मैं वहाँ पर पहुंचा, वो जो रस्सियाँ उससे कट नहीं रही थी, मैं गया, मैं चाकू लेकर आया, मैंने रस्सियाँ काटी और रस्सियाँ काटने के बाद कहा ये लो जी पेश है। मैंने इशारा कर दिया उसकी तरफ, डेड बॉडी की तरफ, जबकि कह रहा था मैं मेरे लिए मैं पेश हूँ, क्यों पहुंचा दी ना, पेश हो जा। कहता मैंने कहा तब भी तुम नहीं पहचान पाए कि मैं पेश हो रहा हूँ नहीं। ये करने के बाद में फिर उसको हमने वो अरेस्ट कार्रवाई करी। फिर पूछा भाई तूने डेड बॉडी और कहाँ रखी, कहाँ, मतलब और तो डेड बॉडी तो हमें डेड बॉडी मिल गई थी, हाथ पाँव तो मिल गए थे, गर्दन कहाँ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सबूत चाहिए, कितने भी मारे हो, किस तरह से मारे हो, लेकिन जब तक आपको सबूत, अब आप कहेंगे कि जी ये तो डेड बॉडी बहुत मिल गई थी, लेटर आपको मिल गया था, आपको सारी चीज़ें मिल गई थी, वो आपको बता रहा था, चाकू आप बता रहे थे, मौके पर सब कुछ है, लेकिन इसको कंक्लूजन में ले जाने के लिए यही इन्वेस्टिगेशन की बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो अनुभव से आती है। और यदि आपने प्री ऑडिटिंग और एक्सपीरियंस नहीं लिया तो इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाएगी। कितनी इन्वेस्टिगेशन करो आपका जो फेलियर जाएगा, मतलब। और यही कारण रहता है कि इन्वेस्टिगेशन में कन्विक्शन का ना होने का कारण ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन के जो टीम होती है उसमें कुछ कमजोरियां रहती हैं और उन कमजोरियों का फायदा मुलजिम को मिल जाता है। अब हम ये कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि मैंने डीएनए का मामला कर दिया, मैंने फिंगरप्रिंट के लिए भिजवा दिया, मैं हर तरह से उसको घेरते हुए आ रहा था। और मैं सोच रहा था कि क्योंकि अब मैंने बताया कि वो चालाकी खेल रहा था, मैं और ज़्यादा तेज था, कि मैंने सोच लिया जब ये इतना तेज है
कि मेरी आवाज को 20 अक्टूबर 2006 को जो उसने आवाज सुनी थी और वो आज 21 मई को 2007 में मेरी आवाज पहचान रहा था, इसका मतलब इसकी बहुत हाई IQ है और ये आदमी हमें बरगलाएगा। और वास्तविकता आप देखेंगे कि उसने बरगलाएगी। अब वो क्या कहता है कि जी मैंने वो जो डेड बॉडी की जो गर्दनें थी ना वो मैंने यमुना में बहा दी। नहीं, एक डेड बॉडी की यमुना में बहा दी, एक मैंने थोड़ा आगे डाली थी, एक मैंने गाजियाबाद के पास रही। फिर मैंने पूछा तो चलो तूने ये तो डाल दिया, तूने वो 30 हजारी कोर्ट में क्यों डाला? कहते 30 हजारी कोर्ट में उस जज साहब का कमरा था, जज साहब का जहां न्याय करते हैं जज साहब का कोर्ट रूम था। तो मैंने उसके सामने इसलिए डाला था कि तूने मेरे साथ अन्याय किया है। देखिए आपने मर्डर केस में मुझे बरी किया, 307 केस में मुझे सजा दे दी, इसलिए तेरे लिए तोहफा है। तो मैंने कहा तूने यहां बैंक के सामने क्यों डाला? कहता बैंक का एम्प्लॉइज ना एक बार मेरे तुमको थप्पड़ मार दिया था उसने, मैं आया था तो जो गार्ड था उसने, तो मैंने सोचा कि एक इस पाउच के पास रख दूं, इसकी पिटाई भी होगी। फिर मैंने कहा तूने मंदिर में क्यों रखा? कि मंदिर में रेड़ा ठीक करवा था, रेड़ा ठीक करने वाला था और वो रेड़ा ठीक करने वाला ने मेरे रेड़े की लात मारी है, तू लाता पैसा देता नहीं है तो मैं तेरे सबक सिखाऊंगा। एक हाथ मैंने वहां टांग दिया था। तो जब इनको मैं देखता था कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो कोर्ट में तो कुछ नहीं हुआ, उसमें उसको बैंक के जो गार्ड थे उसको पुलिस आके बहुत परेशान कर रही थी, क्या है, किधर है, क्या कर रहा है, और इसी तरह से उसको थप्पड़ मार रही थी जो बैंक मंदिर के पास में ठीक करता है। तो मेरे को शकुन मिल रहा था। और एक जो मैंने हाथ रखा था वहां पर यमुना पार गाजियाबाद में, वहां भी मैंने जाके देखा तो वहां पुलिस यूपी वाले उस सब्जी वाले को पीट रहे थे। सब्जी वाले सब्जी के टाइम मेरे साथ अनबन हुई थी, तो मैं उनके छोटे छोटे मैं उनसे बदला भी ले रहा था। होते होते उसने कहा कि ठीक बात है। अब क्या कहता है कि यहां मुझे उसने चुकाया, और मैं खुद स्वीकार करता हूं कि यहां इन्वेस्टिगेशन में हल्का सा मेरे से, मैं इतना सतर्क होने के बावजूद मेरा हल्का सा फेलियर हुआ। उसने मुझे बताया कि जी आप वाली गर्दन जो आप 609/2006 की केस वाले केस फाइल की, वो मैंने गर्दन मैंने मुंडी बोलता था, मैंने यमुना में फेंकी है, और जो दूसरी तीसरी वो है वो मैंने वहां फेंकी है। तो हम जंगलों में तलाश किया, वहां तो हमें मुंडी नहीं मिली। यमुना में मई का महीना हो गया, अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट लेने के बाद उसको PC रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड लिया। अब हम रोजाना वहाँ यमुना में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक गर्मी होती है, और उसकी गंदगी भी इतनी, यमुना में इतनी बुरी स्मेल। अब नाव के बैठे हुए थोड़ा सा पानी रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी था उसमें, इधर से उधर घूम रहे हैं, पूरी टीम लगा रखी है, क्या करें। अगले 2 दिन के बाद में क्या हुआ कि मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, भगवान भी हमें सहयोग करता है। मेरे DCP रॉबिन हिब्यू ने कहा कि यार सुंदर सिंह साहब, आप मानते तो नहीं, लेकिन आज तुम मेरे कहने से भगवान का याद कर ले और तेरा काम हो जाएगा, तो सफलता हो जाए। मैंने कहा भगवान बहुत बढ़िया, ये कहाँ परेशान हो रहे हैं, आप हमें कुछ गाइड हो ना। इतने में मैंने जो गोताखोर लगा रखे थे, और वो गोताखोर चिल्लाने लगे, भाई साहब कहाँ जाएं, किधर जाएं। मैंने कहा यार आप इसको छोड़ दो, अब थोड़ा रुक जाओ। इतने में क्या हुआ, ये कुत्ता जो है पानी में तैरता हुआ आया। मैंने पहली बार देखा था कुत्ता पानी में तैर रहा है, और उसने वहां से सामान उठाया, वो जो गिरा हुआ था कुछ, और उस सामान लेके उस जो जलकंबियां होती हैं, जलकंबियों के पास में चला गया। जब वहां चला गया तब मेरे ध्यान आया, ये हो सकता है कि ऐसे ही कुत्ते ने उसको मुंडी को उठा ली और जलकंबी में ले गया हो। तो मैंने कहा तुम छोड़ो भाई, चिल्ला के मैंने कहा कि भाई थोड़े दूर थे, हम नाव को नजदीक ले रहे हैं, अब तुम ऐसा करो सारे के सारे इन जलकुंभियों में तलाश करो। और उन्होंने लाइन बना के जलकुंभियों में तलाश करना किया, और उन्होंने शोर मचाया, मिल गई जी, मिल गई जी, मिल गई। हम वो खोपड़ी को लेके आगे, बड़ा खुशी हुई कि यार सर, तो यहाँ पे तो वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाता है। तो उसके बाद में मैंने वो पैक किया, फोटोग्राफ बुलाया, फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाया, वहां जाकर के उसको पैकिंग किया। पैकिंग करने के बाद में और DNA के लिए, प्रोफाइल के लिए फॉर्म भरे, और उनसे लिंक करने के लिए भेजा। भेजने के बाद में, और जब वो लेके आए, अब मैं बड़ा वो जो बता रहा हूँ मेरे चूक का हुई। 18 मई का जो डेड बॉडी थी, तो 18 मई की डेड बॉडी को उसने यहाँ डालना बताया था, यमुना में डालना बताया था। और
उस जो खोपड़ी मिली है उसमें ना तो बाल है, ना खून है, ना मांस है, ना मज्जा है। तो मतलब वो पुरानी तो इसका मतलब पुरानी है। अब वो मेरे से बरामद वाली खोपड़ी को नहीं बता रहा था, वो कह रहा था कि जो तीसरी खोपड़ी डाली वो मैंने डाली थी। अब मुझे ध्यान में आना चाहिए था कि भाई ये जो अब 18 मई की जो डेड बॉडी की खोपड़ी है, तो ये तो इसमें तो मांस मज्जा कुछ तो होना चाहिए था, खून खान कुछ तो होना चाहिए था। 5 दिन 3-4 दिन तो हुए थे, 3-4 दिन में वो मांस मज्जा कहाँ चला जाता। इवन कुत्तों ने नोचा हो, जो भी किया तो वो मिलना चाहिए था, लेकिन ये ध्यान नहीं आया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं सतर्क था। मैंने उनका डीएनए प्रोफाइल के लिए भिजवा दिया। भिजवाने के बाद अरेस्ट रहा। अरेस्ट के बाद में अब मुझे कहा भी आप ये बात बड़ी अजीब बात थी कि मैं जो कहता था वो मानता था। मुलजिम जो है वो मानता। मैं कहता भाई आप बताओ, और मुझे साफ साफ सच्चाई बताता था। कहते कहते मैंने कहा कि भाई आप ऐसा कर देख तुमने जुर्म कर लिया तो आप कोर्ट के सामने कह दोगे? बोले सर बिल्कुल कह दूंगा। अब मैं विश्वास में सोचा भी कह देगा, लेकिन मैं ये सतर्क भी था कि बदमाश है, यहां तो कह देगा, कोर्ट के सामने बदल जाएगा, पलटी मारेगा। और वही हुआ। जब हम उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैंने कहा जी ये कहना चाहता है, यदि रिकॉर्ड करना चाहता है तो करवा लें, जज साहब के सामने लेके। जज साहब ने कहा भाई तो लो भाई, बोल रहे जी मैं तो नहीं करना चाहता हूँ। सरकार का पैटर्न होता है, हमारा अभी लीगल सर्विस अथॉरिटी होती हैं, वो एक एडवोकेट को ऐसे जो नहीं होते उनको प्रोवाइड करते हैं। एक लेडी एडवोकेट थी, उनको उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, और लेडी एडवोकेट अपना अच्छा दायित्व निभा रही थी। अच्छे क्वेश्चंस पकड़ रही थी कि साहब इसको मारा पीटा है, बहकाया है, बोला है, झूठ बुलवाया है, पुलिस झूठ पकड़ रही है, इसने कोई मर्डर नहीं किए। अब उसको धमकाते कहता है कि अरे मैडम क्या बोल रही हो, तुम जाओ ना अपनी रोटी बनाओ, तुम्हें वकालत कहाँ आती है। इस तरह से टोंट उसने कसा। फिर हम लेकर के आ गए। एक इंसिडेंट और होता है कि धारीवाल साहब हमारे एडिशनल डीसी के थे। कहता यार आपने कैसे मारे? कहता जी बैठो कुर्सी बताता हूँ कैसे मारा है। मतलब मजाक भी करता था, और कहते वो सारी बातों को गौर से देखता भी था। खैर करते हुए उस सारी इन्वेस्टिगेशन को हमने तफ्तीश की, उसको जैसी जुडिशल कस्टडी भिजवा दिया। भिजवाने के बाद में और मैंने चार्जशीट फाइल कर दी, पेंडिंग विद द सप्लीमेंट्री चार्जशीट, क्योंकि 2 इन्वेस्टिगेशन वाली केस फाइल और जारी थी, और इसमें भी हमारा डीएनए प्रोफाइल नहीं आया था। लिहाजा मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया, और मैं चला गया। एक मेरी माँ बीमार थी, और मुझे माँ को रखना था, तो सोचा कि भाई अब ये काफ़ी दिन से मैं चौकी इंचार्ज एसएचओ और ये रह लिया हूँ, कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए मैं डीएपी में रिक्वेस्ट की सीनियर अफसर से, वो मान भी गए। इस केस में भी मेरी बहुत व्यस्तता रह गई थी। मैं वहाँ पहुँच गया। इसने क्या कहा कि वो केस ढीला धीरे धीरे चल रहा था, तो अब कहते ना जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आदमी खुद ब खुद गलती करना लगता है। इसने एक एप्लीकेशन लगाया कि मेरा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया जाए, और वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है मैडम ऑनरेबल कामिल लाओ मैडम हैं, उनके पास मिल गया। कामिल लाओ मैडम जो जज साहिबा हैं वो इतनी सख्त हैं और काम के लिए प्रति जुझारू हैं, बहुत अच्छी काम करने वाले जज साहिबा हैं। उन्होंने वो केस ले लिया, और वो केस क्या हुआ, दिन प्रतिदिन उसकी ट्रायल स्टार्ट हुआ। मैं वहाँ पर था, तो वहाँ पर मेरे डीसीपी साहब थे। उन्होंने कहा भाई अब आपका क्या मतलब है, अब तो इन्वेस्टिगेशन वो अपने आप देखेंगे। यहाँ जो अफसरों ने कुछ ढीलापन देना स्टार्ट कर दिया। डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई थी अभी तक, और बीतते बीतते 2008 का समय आ गया। 2008 में मुझे मेरे खिलाफ में वारंट आ गए, गैर जमानती वारंट। मेरे गैर जमानती वारंट कैसे आ गए? तो मैंने पता किया, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे कामिल लाओ मैडम ने आपको बुलाया सर, आप गए? तो क्या मैंने तो बताया था डीसीपी साहब कहकर कि भाई मैं तो जाऊं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने लिख के दिया, मैंने थोड़ा लिख के दिया है। तो मैं गया तो कामिल लाओ मैडम मेरे पर चिल्लाई कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। मैंने कहा जी मैं अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, मेरा ट्रांसफर हो चुका है। फिर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन तो आप ही हैं, आप क्यों नहीं काम कर? मैंने कहा वहाँ से मुझे छुड़वा दी, मैं काम कर लूँगा। खैर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे नॉन अवेलेबल वारंट तो कैंसिल किया, और उन्होंने तफ्तीश को ट्रायल को स्टार्ट किया। एक दिन ट्रायल करते 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 मैडम ने मुझे साइड में बुला के वहीं पर कहा कि चंद्रकांत झा को बाहर भेज दिया, और वहाँ मुझे कहा कि आइयो साहब आप मुझे बताइए आपके पास सबूत क्या है। मैंने कहा जी खून ब्लड है, खून आप लगा सकते हैं, चिट्ठी है जी, चिट्ठी से लिखवा सकते हैं, और नेगेटिव डेड बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। डेड बॉडी पार्ट मिलना क्या है, इसने डालने हैं, कैसे साबित करोगे?
और यदि ये एक मामला था, इसको तो 3-4 साल जेल में होगी, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और मेरी जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, अब क्या करूं? तो मैंने कहा जी आप मेरे को नोडल ट्रायल अफसर डिटेल करवाएं। उन्होंने नोडल अफसर मेरे को कर दिया कि अभी सुंदर सिंह जी जो है इस केस के ट्रायल में भी सहयोग करेंगे और जो तफ्तीश बाकी करी है उसको भी सहयोग करेंगे। अब ये मेरा सौभाग्य रहा उस टाइम का। फिर हमने डीएनए प्रोफाइल लिया और डीएनए प्रोफाइल लेने के बाद में थैंक्स टू द गॉड, और उसका गड़ा पाप का फूट चुका था। डीएनए प्रोफाइल में आया कि जो खोपड़ी जो उसने बरामद करवाई थी, एविडेंस एक्ट के तहत होता है, जो है रिकवरी करवाता है, यमुना से जो आप लोगों को हाँ जो रिकवरी कराता है, और उस रिकवरी यदि उससे करेक्टेड हो जाती है तो इट इज कंक्लूडेड एविडेंस होता है। और उसको जो ही वो डीएनए मिला, उस डीएनए से सारे डीएनए मिलते चले गए। अब तो क्या हुआ कि जो उसकी लिखी हुई लेटर था वो उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया कि भाई मैं ही नहीं मारा है, एक्सेप्टेंस हो गया क्योंकि एविडेंस मिल गया था कि आप मार रहे हैं और डाल रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। हैंड राइटिंग उसकी मैच हो चुकी थी, फिंगरप्रिंट उसके आ चुके थे और डीएनए मैचिंग हो चुकी थी। जिनके डीएनए हमें करवाने थे, जैसे ये मेरे मरने वाला जो अनिल मंडल था, इसकी वाइफ को लेकर, क्योंकि इसका अभी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उस क्रिमिनल रिकॉर्ड से हमने डोजियर निकाला। डोजियर निकालने के बाद में अनिल मंडल के बहू वाइफ जो है वो और उसकी बेटी में लगी थी, उनका भी डीएनए प्रोफाइल किया और ये मिलान होगा कि मरने वाला डीएनए अनिल मंडल ही है। और उसमें लास्ट सीन विटनेस भी लेडी जो उसकी वाइफ थी अनिल मंडल की, उसने कह दिया हाँ मेरा पति इनके साथ में गया है, दूसरे वाले ने किया। और इस तरह से उन तीनों केसों में उनको फांसी की सजा मिली।